गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। चलेंगे हम अपने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन आप सबके लिए चलाया हुआ है, लीगल करंट अफेयर विद रिसेंट केस लॉ, जिसमें हम 2024 के केस लॉज डिस्कस करते हैं विद लीगल प्रोविजंस। ओके, उसमें हम ये भी मैनेज करते हैं, ये भी करते हैं कि एक तरीके से कि क्या चीज़ हेल्ड हुई, किस पॉइंट को लेकर हेल्ड हुई और उस पॉइंट्स के बारे में हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की फर्स्ट सेशन, करंट अफेयर से, जो हमारा डिस्कस करता है सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ एसएमए, बोले तो हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, किसका है 11-12? आपका एसएमए का, हिंदू मैरिज एक्ट का। क्या है 11-12 ये भी बताने वाली हूँ मैं आपको, और इससे रिलेटेड अभी आपको क्या केस आया है। और जैसे मैंने बताया था कि आपको इस क्लास को लेते हुए ये सबसे पहले काम करना है कि आपको एक शॉर्ट नोट के लिए पेन कॉपी लेके बैठना है या अपने पेरेंट्स लेके बैठना है, जिसमें आप उनके सेक्शंस के सामने ये केस लिख देंगे और क्या हेल्ड हुआ वो भी इन शॉर्ट लिख देंगे, तो आपका शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे साथ के साथ। यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया है। कौन सा मैटर है आपका? अंकिता देवी वर्सेस श्री जगदेपेंद्रा सिंह एट द रेट कन्हैया। ये हमारा सेक्शन 11-12 से रिलेटेड एक केस है, उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि क्या बात हेल्ड हुई है इस पर। तो जगदीपेंद्रा सिंह वाले केस की अगर हम बात करते हैं, अंकिता देवी वाले की, तो इसमें हाइलाइटेड किया गया था डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। क्योंकि सेक्शन 11-12 हमारा किस बारे में बात करता है? 11 वॉइड एंड 12 वॉइडेबल मैरिज के बारे में बात करता है। वॉइडेबल मैरिज एंड हेल्ड दैट सेक्शन 11 जो है एचएमए का कैन नॉट बी जज ऑन ग्राउंड अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 11। इसमें बोला गया है कि जो सेक्शन 11 है, जिसमें बात की गई है किस चीज़ के लिए? आपका एक तरीके से मैरिज की वॉइडेबिलिटी के लिए, वॉइड के लिए। तो यहाँ पे बात की गई है यहाँ पर कि आप अदर ग्राउंड्स मेंशन नहीं करेंगे, आप वही सेक्शन मेंशन करेंगे, वो वही ग्राउंड्स मेंशन करेंगे जो हमारे सेक्शन 11 में बता रखा है कि कैन नॉट बी जज ऑन ग्राउंड अदर देन दोज मेंशन। आप अदर देन दोज मेंशन जो इसमें नहीं है ना, उन पर उस पॉइंट को नहीं यूज़ करेंगे, ना ही उसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बो पहले तो वॉइड एंड वॉइडेबल के बीच में डिफरेंसेस बताए, तो ये भी बताया कि आप सेक्शन 11 के अलावा जो ग्राउंड्स है, उसके अलावा आप उसको यूज़ नहीं करेंगे वॉइड करने में। बात करेंगे वॉइड मैरिज के बारे में, कहाँ पर दिया गया है, ये तो केस हो गया, हमने डिस्कस कर लिया है। सेक्शन 11 जैसे मैंने अभी बताया आपका, सेक्शन 11 बात कर मैरिज की वॉइडेबिलिटी के। ये सेक्शन 11 में कौन-कौन सी ग्राउंड्स आप उसको एक बार ज़रूर देखेंगे, हिंदू लॉ के प्रोविजंस है यहाँ पर। आपका बता रखी है कि वॉइड मैरिज कौन-कौन सी कंडीशंस पर होगा। एक-एक पॉइंट करके डिस्कस करेंगे और एक पूरा शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। और सेक्शन 12 जो है हमारा एचएमए का, वो बात करता है वॉइडेबल मैरिज। वॉइडेबल मैरिज होती है किसी एक मतलब पार्टी के ऑप्शंस पर डिपेंड होती है। तो हमने बात पढ़ लिया है यहाँ पर अंकिता देवी वर्सेस जो है आपका श्री जगदेपेंद्रा सिंह वर्सेस एट द रेट कन्हैया। ये हमारा केस हो गया, इसमें हमने बात कर ली है कि अगर आपको शादी वॉइड बनानी है, वॉइड डिक्लेयर करनी है, तो आप सिर्फ़ वो ही ग्राउंड्स यूज़ करेंगे जो हमारे सेक्शन 11 में दिए गए हैं। सेक्शन 11 के अलावा और ग्राउंड्स यहाँ पर अप्लाई नहीं। बात करेंगे सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी। अब ये इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है हमारा आईपीसी। 84 अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में बात करता है 84। उसका क्या केस है, कौन-सा केस है, उसको डिस्कस करेंगे। हमारा केरला हाई कोर्ट ने अभी डिसाइड किया है मैटर साइन ऑफ केरला का। इसमें अलाउ कर दी गई है, इस मैटर की जो तथ्य थे, फैक्ट्स जो थे, उनको देखते हुए कोर्ट ने अलाउ कर दिया क्या? प्ली ऑफ इंसैनिटी। प्ली ऑफ इंसैनिटी एज़ अ डिफेंस कि उसके मतलब एक तरीके से वो इंसैनिटी को एज़ अ डिफेंस यूज़ कर सकता है, और वहाँ पर इसमें यूज़ भी किया गया था। अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी। और इंसैनिटी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का प्रोविजन हमारा कहाँ पर दिया गया है? तो हमारा दिया गया है सेक्शन 84 ऑफ आईपीसी। यहाँ पर इस साइन वाले केस में, साइन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस क्या हुआ है कि यहाँ पर इंसैनिटी को एक डिफेंस, एक लीगल ग्राउंड को डिफेंस यहाँ पर माना गया था। आई थिंक बातें क्लियर होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं लीगल प्रोविजन 84 को। हम वही पढ़ते हैं इस क्लास में कि मेन केस क्या आया है, किस पॉइंट से रिलेटेड है, और उस पॉइंट्स को फिर हम डिस्क्राइब करके आपका समझाते हैं कि इसमें क्या बात दी गई है। कि सेक्शन 84 आईपीसी डील्स विद द डील विद द आर्ट ऑफ अ पर्सन, तरीके से आपका एक्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन। किसके एक्ट की बात कर रहे हैं आपका? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वेयर इज द सेम प्रोविजन जो हमारे
बीएनएस यानी कि बीएनएस बोले भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रोविज़न कवर करता है हमारा सेक्शन 22 में। कहाँ पर बात करता है? 22 बात करता है जो हमारा 84 में बात की गई है, जो हमारा आईपीसी की जगह पर ये एक्ट बना। अब जो अभी अप्लाई नहीं हुआ है, एनफोर्समेंट नहीं हुआ है बीएनएस को, तो उसका सेक्शन 22 के बारे में बात करते हैं। इट स्टेटेड दैट नथिंग। अब इसमें बात करते हैं कि 84 में क्या किया गया, डिफेंस तो मान लिया गया है, लेकिन डिफेंस तब माना जब सेक्शन 84 की सारी एसेंशियल एलिमेंट्स जो थे, उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया गया था, तो उसके लिए बोला गया कि हाँ, वो एज़ अ डिफेंस माना जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि तो आखिरकार कौन-कौन से पॉइंट्स हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स हैं 84 को अप्लाई करने के। सबसे पहले बात करेंगे, डन किया जा रहा है किसी पर्सन के द्वारा हू एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। बात करें एट द टाइम, उससे पहले उससे बाद की बात नहीं कर रहे हैं, कि उससे पहले क्या सिचुएशन थी, उसके बाद क्या थी, नहीं। जो उस समय पर ही क्या है आपका, जब वो ऑफेंस कमिट हो रहा है बाय रीज़न ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जब वो एक्ट कमिट कर रहा है ना, तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के कारण क्या वो इनकैपेबल है ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, कि वो इतना इनकैपेबल है कि वो उस एक्ट का नेचर नहीं उसको पता, कि जो ये आप एक्ट कर रहे हो वो लॉ के विरुद्ध है या लॉ के एक तरीके से अगेंस्ट में नहीं है। वो उसको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि उसकी मेंटल सिचुएशंस या मेंटल जो उसकी स्थिति है वो ठीक नहीं है, उसको कुछ भी नहीं पता, तो वो एज़ अ डिफेंस 84 में आ सकता है। बट मेन बात है कि जब वो उस एक्ट को कर रहा है एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट, कि नेचर ऑफ द एक्ट दैट ही इज डूइंग व्हाट इज ईदर रॉन्ग और कंट्री टू लॉ, कि उसको ये नहीं पता है, वो उसकी मेंटल स्थिति जो है, मेंटल सिचुएशन ऐसी है एट द टाइम जो वो उस काम को कर रहा है, उसको यही नहीं पता है कि जो उसका एक्ट है क्या वो सही है, क्या वो गलत है या कंट्री टू लॉ है, तो उसको पता नहीं है, तो वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्थिति में आएगा और उसमें 84 में उसके तो एज अ डिफेंस यूज किया जा सकता है उसके फेवर के लिए। अब एक और बात आती है, जो आपका ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंसेनिटी के बारे में बात की गई है, कि हमारा लेट डाउन किया गया था हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा कब? 1843, 1843 में। और व्हाट्स पॉपुलरली नोन एज द मैग्नॉटन केस। केस का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मैग्नॉटन केस आपका किससे रिलेटेड है, तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंसेनिटी से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पर 2 केस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 482 ऑफ सीआरपीसी। 482 क्या बात करता है? इन्हेरेंट पावर की बात करता है। इन्हेरेंट पावर क्या होता है? इन्हेरेंट पावर का मतलब होता है कि जो किसी कोड में स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है कि ये काम हो सकता है, तो वो भी पावर का यूज़ कर सकती है हाई कोर्ट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। एंड ऑफ जस्टिस के लिए वहाँ पर यूज़ कर सकती है। अब हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या वो यहाँ पर जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, कि यहाँ पर क्या हाई कोर्ट अपनी पावर जो है इन्हेरेंट पावर की, उसको यूज़ कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो 2 पॉइंट हम पढ़ चुके, 2 केस लॉ हम पढ़ चुके। मैं आपको तीसरा पढ़ाने वाली हूँ। देखेंगे आगे। बात आएगी 482 की, इन्हेरेंट पावर की। किसकी? हाई कोर्ट की। द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी ऑन चेक डिसओनर केस। अगर चेक डिसओनर केस है जो हमारा बात करता है सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ओके, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का 138 है, तो क्या 138 के मैटर को डिसाइड करने के लिए कोर्ट अपना इन्हेरेंट पावर एक्सरसाइज कर सकती है या नहीं कर सकती है? उसी बात को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखेंगे अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर है आपका आतमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली। इसमें क्या हेल्ड हुआ है कि दैट द टाइम बार्ड नेचर ऑफ एन अंडरलाइंग डेब्ट। अगर कोई टाइम बार्ड है यानी कि टाइम लिमिटेशन उसकी खत्म हो गई है, टाइम लिमिटेशन खत्म हो गई है, टाइम बार्ड नेचर है अंडरलाइंग डेब्ट का, इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 138 में जो एनआई है, उस एनआई के 138 में अगर उसका टाइम बार्ड हो गया है डेब्ट का, तो तब उसको क्या वो हाई कोर्ट अपनी एक तरीके से जो इनहैंड पावर का यूज़ करके डिसाइड कर सकता है या नहीं कर सकता, उसी के बारे में बात यहाँ पर बात की गई थी कि जो ये अन टाइम बार्ड डेब्ट है ना 138 में जो चेक होता है डिसऑनर्ड, तो वो एक मिक्स्ड क्वेश्चन और फैक्ट का है। क्वेश्चन ऑफ लॉ का भी है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का भी, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं हम, ये दोनों का ही मिक्स रूप है, तो मिक्स क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ है, व्हिच ought not to नोट को अंडरलाइन किया मैंने यहाँ पर कि ought not to be decided by the हाई कोर्ट।
अब देखो यहाँ पे बात की गई है हाई कोर्ट को डिसाइड नहीं करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए? जब वो अपनी एक्सरसाइज़ कर रहा है जुरिडिक्शन को कौन से सेक्शन में? 482 में। 482 क्या बात करता है? इन्हेरेंट पावर की बात करता है कि कोर्ट अपने एक तरीके से अब्यूज़ प्रिवेंट करने के लिए अब्यूज़ ऑफ लॉ को या एक तरीके से फॉर द एंड ऑफ जस्टिस के लिए एक्सरसाइज़ किया जा सकता है इन्हेरेंट पावर को। ये बात तो समझ में आ गई। तो यहाँ पर बात की गई है कि लेकिन आप एक तरीके टाइम बार्ड नेचर का कोई डेप्थ है ना और 138 में अप्लाई हो रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, तो वहाँ पर आपको बोला गया हाई कोर्ट को बोला कि आप एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे अपना ज्यूरिडिक्शन अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी यानी इन हैंड पावर ऑफ यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा कर दिया गया अतमजीत वर्सेस स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली के केस में। 138 एंड 482 क्या कहता है वो अब मैं आपको समझाने वाली हूँ। अभी हमने बस केस में क्या हैंड हुआ वो मैंने बताया कि मना कर दिया गया कि हाई कोर्ट एक्सरसाइज़ नहीं कर सकता अपनी पावर को वो भी जो टाइम बाद डेप्थ आ रहा है यहाँ पर 138 में। लीगल प्रोविज़न की बात करते हैं 138 जो है आपका क्या बात करता है 138 जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये डील करता है डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी यानी कि अमाउंट उतनी सफिशिएंट है ही नहीं। इनसफिशिएंसी या फंड्स इन द एटसेट्रा ऑफ फंड्स इन द अकाउंट 138 तो इसके बारे में बात करता है और 482 क्या बात करता है तो 482 इन्हेरेंट पावर की बात करता है। इन्हेरेंट पावर की बात करता है। इस विद द सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट 482 तो सीआरपीसी का हो गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो सीआरपीसी की जगह पर अब हमारा आ गया है बीएनएस बीएनएसएस के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बीएनएसएस में क्या हो गया ये कहाँ पर कवर होता है? तो यही सेम प्रोविज़न हमारा 528 में कवर हो रहा है। सेक्शन 528 में ये कवर होता है जो 482 में इनहेरेंट पावर दी गई। ओके, यहाँ पर हमने बात पढ़ लिया। इस प्रकार से मैंने आपको 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट केस करा दिए हैं। अब हम चलते हैं, इससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट केस है आपका जो हमारी 5 रिट है, उनमें से एक और रिट है, रिट ऑफ सरसराई। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड क्या केस आया है और क्या इसके प्रोविजंस हैं। ओके, रिट जुरिडिक्शन हमारा कहाँ पर दिया गया है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है 32 में और 32 में जा सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट, 226 में जा सकते हैं हम हाई कोर्ट में। हम बात करेंगे 32 में और 226 में ये सारी 5 की 5 रिट आती हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं कि जो 32 में है वो रिट किस लिए इश्यू होती है, तो रिट इश्यू होती है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट 26 में हाई कोर्ट को जाती है। वो फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट भी होता है और अगर हम बात करते हैं एनफोर्समेंट ऑफ अदर राइट्स भी उसी प्रकार से अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस सरसराई के बारे में क्या अभी कोर्ट ने हेल्ड किया। रिट ऑफ सरसराई में देखेंगे केस है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैटर ऑफ एमएस फाल्गुनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का केस है जिसमें हेल्ड हुई थी रिट ऑफ इज नॉट इशू कि वो इशू नहीं की जानी चाहिए। कैसे नहीं की जानी चाहिए? एज़ अ मैटर ऑफ कोर्स बट जैसे कि अभी मैं इसको समझाऊँगी, आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये बात करता है कि नॉट इश्यू मैटर ऑफ कोर्स तो इश्यू नहीं की जानी चाहिए बट रादर इट इज़ ग्रांटेड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सुप्रीम। क्या बात करता है? ये बात करता है कि जो हमारी रिट है ये एक तरीके से इश्यू नहीं की जानी चाहिए एज़ अ मैटर ऑफ राइट का मतलब होता है कि जनरली एक तरीके से हमेशा मतलब कि जब मन करे जब तरीके से किया जा सकता है। एज़ अ मैटर ऑफ कोर्स रेगुलरली वो चीज़ नहीं होनी चाहिए बट होगी कब? जब सुप्रीम कोर्ट की वो डिसीज़न होगी। इसकी व्हेन इट इज़ ग्रांटेड एट द डिस्क्रेशन ऑफ द सुप्रीम तो वो ग्रांट की जाती है सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रेशन पर। तब दी जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि रेगुलरली एज़ अ मैटर ऑफ कोर्स या एज़ अ राइट वो आपको दी जाएगी तो ऐसा नहीं होगा, ऐसी इश्यू नहीं की। ये तो बात हो गई हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोल दिया एमएस फाल्गुनी के केस में। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, आखिरकार ये हो क्या है सिरसर को पता तो हो। इसका मतलब क्या होता है? ये क्यों इश्यू होती है? पहली बात तो ये लैटिन फ्रेज़ है। लैटिन फ्रेज़ का मीन्स क्या होता है वो बताना। ये लैटिन फ्रेज़ है, इसका मीन्स होता है कि फुली बी इन्फॉर्म्ड तरीके से क्या किया जाएगा, पूर्ण रूप से इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके, टू बी फुली बी इन्फॉर्म्ड
इट इज़ अ कमांड, एक ये कमांड होती है, एक ये ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर और कमांड किसके द्वारा इश्यू की जाती है? बाय द सुपीरियर कोर्ट। क्या कमांड या ऑर्डर किसकी कमांड और ऑर्डर? सुपीरियर कोर्ट किसको दी जाती है? सुपीरियर कोर्ट किसको देगी? आपका इंफीरियर कोर्ट को तो देगी ना। तो एक तरीके से अगर हम बोले कि ये रिट क्या होती है? आप बोलेंगे कमांड या ऑर्डर है, जो सुपीरियर कोर्ट इंफीरियर कोर्ट को देती है। बात करेंगे इट इज़ इश्यू व्हेन द इंफीरियर कोर्ट्स वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आखिरकार ये कब इश्यू की जाती है सुपीरियर कोर्ट के द्वारा? सुपीरियर कोर्ट मुझे लगता है कि आपकी सुपीरियर कोर्ट कोई किसी तरीके के राइट्स को वायलेट कर रही है और ये नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर रही है या हमारे किसी राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट कर रही है, तो ये आपका सुपीरियर कोर्ट कैन क्वैश। सुपीरियर कोर्ट के पास पावर होती है कि वो क्वैश कर सकती है द ऑर्डर गिवन बाय द इंफीरियर कोर्ट इफ इट इज फाइंड एनी एरर। जो उसने डिसीजन दिया है, जो उसने एक तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, कि ऑर्डर तो दे दिया, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, बट अब ये देखेगी हमारी सुपीरियर कोर्ट कि जो इंफीरियर कोर्ट ने डिसीजन दिया क्या वो सही है, क्या वो सही नहीं है। अगर सही नहीं है तो वो क्या कर सकती है, तो वो उसके ऑर्डर को क्वेश कर सकती है। ये बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं, इस डॉक्ट्राइन में ये बात आती है। तो इस तरीके से हमने आज आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका सीरीज चलाई हुई है लीगल करंट अफेयर विद रिसेंट केस लॉस एंड विद लीगल प्रोविजंस, और उसके साथ साथ में अभी जो तीनों कोड आए हैं उसमें कहाँ पर क्या प्रोविजन है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी रेस्पॉन्स आपका जो भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट भी करेंगे। थैंक यू सो मच।